स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज वाई इट फेल्ड में हम बात करेंगे फ़िल्म नेपोलियन की, जो कि 2023 में आई थी। इसमें नेपोलियन का मुख्य किरदार किया था होकिन फिनिक्स साहब ने, जिन्होंने जोकर का रोल किया है और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं। और इस मूवी में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन फिर भी ये मूवी क्यों फेल हुई? $200 मिलियन का बजट और रिडली स्कॉट जैसे मशहूर निर्देशक, दिग्गज निर्देशक के होते हुए, इतने अच्छे एक्टर्स के होते हुए और इतना ज़बरदस्त बजट के होते हुए क्यों ये मूवी फेल हुई, आइए बात करते हैं। मेरे हिसाब से इस मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसकी स्टोरी है। देखिए, नेपोलियन जो किरदार है, आप उसको पेश कर रहे हैं अगर दुनिया के सामने, तो नेपोलियन की जो पूरी लाइफ है वो बहुत ही विस्तार से डॉक्यूमेंटेड है। आप सभी जानते होंगे, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है स्कूल में, कॉलेज में अपने, तो आपको पता होगा, याद होगा कि उन पर कई चीज़ें उनके राजकाल के दौरान हुई थी। आई थिंक 10-20 साल का कुछ उनका राजकाल है, जिसमें बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आए थे यूरोप में। और अगर देखा जाए तो इन चीज़ों को विस्तार से बताना है तो सीरीज़ का फॉर्मेट ही सही है। उनकी लाइफ़ को कवर करने के लिए एक मूवी काफ़ी नहीं है। नेपोलियन की लाइफ़ कवर करने के लिए कम से कम 2 से 3 मूवीज़ की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी किया जा सकता था। गड़बड़ यहाँ हुई है कि आप ऑडियंस को खुश नहीं कर सकते। नेपोलियन की ज़िंदगी में इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें उन्होंने देख ली थी, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई थी, इतने युद्ध हुए थे कि आप एक युद्ध को छोड़ेंगे तो एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस बोलेगी, भाई इतना बड़ा युद्ध हुआ था, इतना बड़ा कार्य हुआ था, आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं? और दूसरी, आप दूसरे किसी युद्ध को छोड़ देंगे तो वहाँ की ऑडियंस आकर बोलेगी, भाई ये वाला युद्ध इतना इम्पोर्टेंट था, हमारे देश से नेपोलियन का युद्ध हुआ था, आप इस युद्ध को कैसे आप मूवी में से हटा सकते हैं? और होता ये है कि जब आप इतने युद्ध बता रहे हैं किसी के जीवन में, तो एक उसकी सिग्निफिकेंस भी कम हो जाती है ना। देखिए, आप वॉर सीन बता रहे हैं, तो वॉर का एक सीन अपने आप में उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उसको फ़िल्माया जाना चाहिए, और किया है रिडली स्कॉट ने। मैं उनकी ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये उनकी तारीफ़ है कि उनका निर्देशन ने इस मूवी को थोड़ा-सा देखने लायक बनाया। स्टोरी की में गलती ये है, एक तो ये मैंने बताया आपको, कितने चीज़ों को आप ओमिट करेंगे, कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो लोग नाराज़ हो जाएँगे कि मूवी में क्यों नहीं है करके। तो एक मूवी में इसको बनाना ही पहले मूर्खता थी। अब दूसरी बात ये है कि नेपोलियन का जो किरदार आपने बताया है मूवी में, अब आप अगर इतनी हिस्टोरिकल फिगर पर आप एक मूवी बना रहे हैं, जैसे अब हाल-हाल में मूवी लगी है छावा, तो आप छत्रपति संभाजी महाराज का आप एक रोल बता रहे हैं, तो वो एक पॉज़िटिव है, तो वो बिल्कुल आप पॉज़िटिव बता रहे हैं क्योंकि आप मूवी के तौर पर उसको बता रहे हैं। और औरंगज़ेब को हम, शहंशाह औरंगज़ेब को हम नेगेटिव बताएँगे तो बिल्कुल नेगेटिव बताएँगे, क्योंकि जिस तरह से आप मूवी बना रहे हैं तो पॉज़िटिव नेगेटिव क्लियर होना ज़रूरी है। अब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि नेपोलियन है क्या? वो पॉज़िटिव है, वो नेगेटिव है, वो बेवकूफ़ है, वो क्या है? अब इस मूवी में बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया है उसकी लव लाइफ़ पर, नेपोलियन की, मुख्य किरदार की। तो मैं अगर हम इवन अगर हम छावा देख रहे हैं तो हम ये नहीं, कौन देखना चाहता है औरंगज़ेब के घर पर क्या हो रहा था? हम ये देखना चाह रहे हैं रणभूमि में क्या हो रहा था, युद्ध में क्या हो रहा था, उसके दरबार में क्या हो रहा था। वो कौन इंटरेस्टेड है कि उसके रूम में क्या हो रहा था? या आप कोई भी मूवी उठाकर देख लें, भाई किसको इंटरेस्ट है उनकी पर्सनल लाइफ़ में? कोई भी हिस्टोरिकल फिगर्स होते हैं, ठीक है, पर्सनल लाइफ़ भी आपको बताना है तो संक्षेप में बताइए, छोटे शॉर्ट करके बताइए। इसको ऐसे बताया गया है, कई उनके सीन्स हैं, एडल्ट सीन्स हैं मूवी में, और अजीब किस्म के सीन्स हैं। मतलब एडल्ट सीन्स कम हैं, आपको कॉमेडी ज़्यादा लगेगी देख कर के, ये क्या रहा है ये स्क्रीन पर। इस तरह के बेवकूफ़ाना सीन्स मूवी में ऐड किए गए हैं। तो नेपोलियन एक बहुत ही डिवाइसिव फिगर है रियल लाइफ में। आप अगर देखें तो यूरोप में कई लोग उनको बहुत महान मानते हैं, और वहीं कई ऐसा तबका है जो उनसे हारे थे, या जो देश उनके उनके आप कह लें जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी उनकी वजह से, वो लोग ऑब्वियसली उनको विलन मानते हैं। तो अब आप एक साइड चूज़ करना था डायरेक्टर को बताने के लिए, और विलन भी अगर बताना है तो देखिए उसकी पर्सनल, वो रूम में क्या करता है वो देखकर लोग क्या करेंगे। आप अगर उसको विलन बताना चाहते हैं तो उसको पूरी तरह से उसको विलन बताना चाहिए था। कई जगहों पर मूवी में ऐसे दिखता है जैसे वो पॉजिटिव किरदार है, कई जगहों पर ऐसे दिखता है कि वो नेगेटिव किरदार है, और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको उसको सपोर्ट करना है या उसको धुतकारना है कि वो क्यों ऐसे कर रहा है। और एक सबसे बड़ी बात इस मूवी में ये है, वो पावर हंग्री है, ये सब तो बताया गया है। अब जब भी मूवी में कोई युद्ध का सीन होता है, रशिया से युद्ध हो रहा है, ऑस्ट्रिया वालों से युद्ध हो रहा है, आप कह लें इंग्लैंड से युद्ध हो रहा है, तो कोई भी युद्ध का सीन बताने से पहले आप ये तो बताएंगे कि वो युद्ध क्यों हो रहा है। ये इस मूवी में बताया ही नहीं गया है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बताया गया है। सिर्फ ऐसे बताया गया है जैसे वो किन हालात में युद्ध हो रहा है, कुछ नहीं समझाया गया है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस हो रहा है, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। एक युद्ध हो रहा है, फिर वो घर को जाता है, अपनी बीवी के साथ कुछ कुछ करता है, अडल्ट सीन होता है, फिर वापस आता है, अडल्ट क्या आप कह लें कॉमेडी सीन होता है बेडरूम में, फिर वो बाहर निकलता है और कहीं और युद्ध करने चला जाता है। यही पूरी मूवी है। तो भाई बहुत क्या बताना चाह रहे हो यार? मूवी, या तो मूवी में उसको हीरो बताओ या विलन बताओ, फैसला कर लो ना। अब ये सब कुछ हो गया। अब आप अगर देखेंगे मूवी का लास्ट बैटल सीन बहुत ही ब्यूटीफुली फिल्माया गया है, और
मूवी में एक बहुत अहम सीन है जहाँ पर मॉस्को में नेपोलियन एंटर करते हैं। इस नेपोलियन जो मॉस्को में एंटर करते हैं, इस ये पूरे सीन को अगर आप इस मूवी में देखेंगे तो ये सिर्फ 2-3 मिनट का सीन है। भाई ये बहुत ही बड़ी घटना है। आप अगर वॉर एंड पीस करके एक मूवी है जिस पर मैंने एक क्लासिक्स टू वॉच का एक एपिसोड बनाया है, आप अगर उसको देखेंगे तो रशिया में मॉस्को में जो नेपोलियन एंटर करता है वो आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट का सीन है और बहुत ही बेहतरीन उसमें दृश्य बताए गए हैं। क्या क्या वहाँ पर हुआ था बहुत अच्छे से बताया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे इतने बड़े घटना के लिए 2-3 मिनट स्पेयर किए हैं डायरेक्टर साहब ने बताने के लिए। और जहाँ पर फ्रांस की महारानी को मारा गया था वहाँ पर भी 2-3 मिनट ही स्पेयर किए हैं। और बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर नेपोलियन के ख़िलाफ़ लोग मोर्चा निकालने आए थे और उनको तोपों से उड़ा दिया था सोल्जर्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन को कुचला गया था। वो सीन्स बिल्कुल 1 मिनट, वो तो कुछ सेकंड का सीन बताया गया है। बिल्कुल इतने बड़े रेवोल्यूशन को सिर्फ कुछ सेकंड के क्लिप में बताया गया है। तो बहुत चीज़ें हैं, आप उसको अमिट करते जाएंगे तो देखने में मज़ा नहीं आएगा। अगर मेरे हिसाब से ये सब चीज़ों के अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मूवी जब वो बना रहे थे तो उनको एक युद्ध चुनना चाहिए था। या तो वो ऐसे करते कि नेपोलियन का जो आखिरी युद्ध है जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ा था वो उसको चूज़ करते कि उसी पर फोकस करते कि नेपोलियन अभी तक कहाँ तक आए थे, वो इंग्लैंड से क्यों युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कैसे हो रहा है, युद्ध में क्या रणनीति हो रही है, फील्ड पे क्या हो रहा है और युद्ध वो कैसे हारते हैं, ये बताकर फिर उसके बाद उनका लाइफ का नतीजा क्या होता है, उनका रिज़ल्ट क्या आता है, ये बताना चाहिए था। अब इसमें ये सब उन्होंने बताने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि पूरी मूवी इतनी लंबी है, इतने युद्ध आपने एक मूवी में ठोस दिए हैं, तो वो लास्ट में आपको वो इम्पैक्ट भी नहीं आता है। जिस तरह से आप पूरी मूवी देखते देखते बोर हो जाते हैं, युद्ध के सीन देखते देखते आप बोर हो जाएंगे। लास्ट में जो युद्ध है बहुत ही शानदार, एक्चुअली वो बहुत शानदार सीन है जिस तरह से फिल्माया गया, लेकिन तब तक आपका ब्रेन क्या है ना, वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा। आपको लास्ट सीन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा सीन है, लेकिन तब तक आपका ब्रेन इतना एग्जॉस्ट हो चुका होगा कि वो इम्पैक्ट नहीं आएगा क्लाइमैक्स का। और उनके साथ नेपोलियन के साथ क्या होता है आपको इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अरे भाई कुछ भी होने दे, क्या करना है यार, कितना मतलब पका दिया है इसकी पर्सनल स्टोरी ने। और उनकी बीवी के साथ क्या होता है वो भी आप देखना नहीं चाहेंगे, आपको बोर हो जाएगा देख देख करके। उनका जो पूरी स्टोरी बताई गई है बहुत ही बोरिंग तरीके से, और इसी के चलते मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत बुरे तरीके से फेल हुई है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, ग्लैडिएटर 2 का मैंने ट्रेलर देखा था, मूवी नहीं देखी थी। मुझे लगता है अब थोड़ा सा रिडली स्कॉट साहब को ब्रेक ले लेना चाहिए। जो उनकी एज है उसके हिसाब से वो जिस तरह के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, और वो मेरे हिसाब से वो स्टोरी नहीं लिखते हैं जहाँ तक मुझे पता है। वो सिर्फ निर्देशन का उनका ज़िम्मा, निर्देशन यानी आप कह लें जैसे इस मूवी की जो कहानी है वो कोई और लिखता है ऑब्वियसली, और इवन जो स्क्रीन प्ले है वो भी किसी और ने लिखा है। तो रिडली स्कॉट साहब जिस तरह से लिखा हुआ है वो उसको फॉलो करके वो रियलिटी में उसका निर्देशन वैसे करके वो दिखाते हैं, वो उनका ग्रेटनेस है। लेकिन अब डायरेक्टर की चॉइस भी तो कोई चीज़ होती है। वो अब एक मुझे लगता है ऐसी एज में आ चुके हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस आ रहे हैं अपना लास्ट में जो भी पैसा निकलता है निकालने के लिए, कोई भी मूवी बड़े बजट की साइन कर रहे हैं और बड़े एक्टर्स के साथ बना रहे हैं। उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता सीन में क्या हो रहा है, वो बस ये देख रहे हैं कि सीन अच्छे तरीके से शूट हो रहा है। और जिस तरह से युद्ध में आप बताना चाह रहे हैं, तोप चल रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, घोड़ा गिर रहा है, इस तरह का वो फिल्मा लेंगे जैसे उसने लिखा हुआ है। अब उसमें वो कोई अपना दिमाग वो यूज़ नहीं कर रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है और मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो अगर आप उनकी पुरानी मूवीज़ देखेंगे तो एलियन, ब्लेड रनर जैसे मास्टरपीस बनाने वाले निर्देशक रह चुके हैं वो। और ग्लैडिएटर, पहली जो ग्लैडिएटर थी, भाई किस तरह का लेवल का एक उनका वो था। देखते हैं आगे क्या होता है, उम्मीद करते हैं वो आगे चलकर रिडली स्कॉट साहब कुछ अच्छी मूवीज़ बनाएंगे और देखेंगे आगे चल के क्या होता है। हॉकिन फीनिक्स जोकर के बाद एक तरह के ऐसे राइज पर थे, मुझे आश्चर्य होता है उन्होंने इतनी घटिया स्क्रिप्ट कैसे साइन की। और नेपोलियन का जो किरदार, उन्होंने किरदार अच्छा किया है, बट कैसे स्क्रिप्ट और स्टोरी को भी तो देखना चाहिए। और इस घटिया मूवी को करने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा महापाप जोकर 2 किया। उन्होंने जोकर 2 लेडी गागा के साथ वाहियात मूवी, इतना बड़ा ऑस्कर जीतने के बाद लाइन से 2 वाहियात मूवीज़ की है उन्होंने। तो भाई एक अपने आप क्या कहूँ मैं, मतलब मेरे को बहुत हैरत हो रही है। अब एक जाकर उनका एक अलग लेवल का नाम हो, पहले भी वो फेमस थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक उनको अलग लेवल पर दुनिया मानने लगी थी। जोकर के बाद एक अलग लेवल पर वो जा रहे थे। थोड़ा और 2-3 मूवीज़ वो अच्छी पकड़ते तो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल होने वाला था उनका। लेकिन अब देखिए क्या हो गया है दुनिया में। तो इन्हीं सब कारणों से मुझे लगता है ये मूवी बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है। और उम्मीद करता हूँ आप मुझसे सहमत हैं। कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है, आपने अगर ये मूवी देखी है आपकी क्या राय है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।